नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। आज हैं हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर जी, जो डीयू में पढ़ाते हैं। आज के खर्चा पानी में हम लोग एक बहुत जरूरी चीज के बारे में बातचीत करेंगे। दिवाली के एक दिन पहले यानी 3 तारीख को शाम को एक न्यूज फ्लैश आता है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी पर कटौती की 5 से 10 रुपए की। ठीक है, ये अच्छी खबर थी बहुत सारे लोगों के लिए जो पेट्रोल का दाम नहीं चुका पा रहे थे। किंचित अच्छी खबर इसलिए कहेंगे क्योंकि वो पेट्रोल का दाम अभी भी इतना ज्यादा है कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं चुका पाएंगे। पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत सारी चीजों के बीच में आके टिकता है, जिसमें कच्चा तेल है। कच्चे तेल को शोधन उसको रिफाइनरी में जाने के बाद उसके शोधन की कॉस्ट है, राज्य सरकारों का वैट है और फिर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। पेट्रोल पंप मालिकों का अपना अपना कट है, उसमें अपना इंसेंटिव है और फिर मिला के हमारी और आपकी गाड़ी बाइक और सबकी टंकी में जो आता है उसका मूल्य है। एक जो मूल्य है वो बड़ा लंबा है, वो एक जो कट हुआ है वो बहुत छोटा है। जी हाँ, मैं सही कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा कि एक्साइज ड्यूटी का कट बहुत छोटा है। सेलिब्रेट नहीं करने की जरूरत है एक्साइज में कटौती को और वैट में कटौती क्यों, क्योंकि अभी भी हम बहुत ज्यादा तेल का दाम चुका रहे हैं। खर्चा पानी में आज इस पर बातचीत करेंगे, इसके पूरे गणित पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लेकर होने जा रहा है एक पूरा साल। 8 नवंबर को ये साल आ जाएगा पूरा, तो उस पर कुछ एक आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे और स्वागत करेंगे नरेंद्र जी का। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सिद्धांत, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो दिवाली कैसी रही? दिवाली अच्छी रही। दिवाली के बाद मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में और बोलने में, क्योंकि आबो हवा खराब है। पोल्यूशन काफी हो गया है। हाँ, दिल्ली में, नॉर्थर्न इंडिया में। जी। तो हम लोग अब बात करते हैं, पेट्रोल से बातचीत शुरू करते हैं नरेंद्र जी। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कट हुआ 3 तारीख की रात को और बहुत सारी बधाइयां बांटी जाने लगी। फिर राज्यों ने, जैसा वो कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाते समय केंद्र का अनुसरण करते हैं, राज्यों ने भी अनुसरण करना शुरू किया, वैट में कटौती शुरू की। 5 से 10 रुपए की कटौती वैट में होनी शुरू हुई, जो धीरे धीरे रिटेल प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल का वो नीचे आने लगा। वैट एक अलग मुद्दा है। क्यों अलग मुद्दा है? क्योंकि जीएसटी वाला झगड़ा है, हम उस पर बाद में बात करेंगे और पहले भी बहुत सारी बात कर चुके हैं। चेन रिएक्शन की शुरुआत एक्साइज ड्यूटी से होती है, वो कर जो सरकार उत्पादों पर लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे लगाती है, शुरू होती है। और जो खबरें तो ये हैं कि साहब 2021-22 के फिस्कल ईयर में, वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में ही सरकार का पिछले फिस्कल ईयर के मुकाबले 33% ज्यादा का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हो चुका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से केवल। मतलब साल 20 से 21 के बीच में जितना कलेक्शन किया सरकार ने, 21 से 22 के 6 महीने में ही सरकार ने उतना कलेक्शन, उससे 33% ज्यादा कलेक्शन एक्साइज ड्यूटी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नरेंद्र जी कर लिया। और अगर प्री कोविड लेवल की बात करें, कोरोना आने के पहले की बात करें, तो ये कलेक्शन जो है 79% ज्यादा है प्री कोविड लेवल से। तो मैं एक सवाल के साथ आपको आमंत्रित करता हूं उस पूरी बातचीत में कि इस पूरे डेटा की, जिस डेटा का मैं एक आपको टीजर ही दे रहा हूं यहाँ पे, इस पूरे डेटा की और कौन सी सतरें हैं, क्या क्या है जो हमें पता नहीं, इस पूरे एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन का जो हमें पता नहीं, लोगों को पता नहीं, सरकारें बहुत पारदर्शिता से या बहुत साफ गोई से उसे सामने रखती नहीं। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये अभी ये समझ आता है कि पॉलिटिक्स जो है कैसे इकोनॉमिक्स को गवर्न करती है। तो बिल्कुल अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की एक हार हुई है। खासकर हिमाचल में 3 सीटें जो थी वो एमएलए की और एक एमपी की, वो हारी हैं और कांग्रेस जीती है। तो ऑपोजिशन को भी मौका मिला है और रियलिटी ये भी है कि पॉलिटिकल लेवल पे जब लॉस होता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई भी रजीम जो है उसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
तो उसके तहत ही उन्होंने जो आपने कहा कि 5 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे गिरा दी, वो 10 रुपए जो है वो डीजल पे। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस एक्साइज ड्यूटी जो है वो उत्पाद शुल्क होता है, और उसमें जो केंद्रीय सरकार है उसको हमेशा ज्यादा जो है आय होती रही है। तो वही आपने डेटा बताया कि 79% जो है वो अप्रैल सितंबर 2021 में जो है वो हायर लेवल है, यदि हम कंपेयर कर रहे हैं अप्रैल सितंबर 2019-20 से। और वो भी आपने ठीक बोला कि 33% जो है वो भी हायर है, यदि हम आज के रिटर्न को देखें तो वो 20-21 के मुकाबले। तो परसेंटेज लेवल पे तो आपने बता ही दिया कि हायर लेवल जो है वो एक्साइज ड्यूटी है। और यदि हम इसको और डिटेल समझने की कोशिश करें तो इस टाइम जो है सरकार को अप्रैल सितंबर 2021 में 1.7 लाख करोड़, हाँ 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है वो कमा रही है, जबकि वो लास्ट फिस्कल ईयर में, लास्ट ईयर में 2021 में वो 1.28 लाख करोड़ रुपए कमा रही है। ये जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। तो उससे ये जाहिर होता है कि सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत पैसा कमाया है, चाहे वो कोविड है या कोविड से पहले पहले भी है। तो इस चीज को हमें समझना होगा, इसमें इस तह में जाना होगा कि अभी भी ये बहुत छोटी राहत है सिद्धांत, बहुत बड़ी राहत नहीं है। ये बात सही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम बोलते रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उसके थ्रू जो है स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि इतना सारी मुद्रास्फीति हो गई है, इतनी कीमतें बढ़ी है कि आम लोगों की जीना बहुत दुर्भर हो गया है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आने वाले सालों में जो है, या आने वाले साल में मैं कहूँगा, और काफी इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्री कह भी रहे हैं कि ये तो बहुत फौरी राहत है, लेकिन ये जो डीरेगुलेशन हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके तहत तो, और जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, उन दोनों कारणों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और खर्चा पानी में हम बता चुके हैं कि अभी तो 100 रुपए का पेट्रोल है, और आने वाले दिनों में, वो आने वाले सालों में या साल में जो है वो 200 रुपया जो है पर लीटर भी होने के काफी चांसेस हैं। और उसके तहत गवर्नमेंट को इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे करेगी उसमें मुझे लगता है, एक तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्साइज ड्यूटी का और जो जीएसटी का, उसको देखना होगा, और साथ में जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं उस पर बात करनी होगी, ये काम करना होगा, जिसके बारे में आजकल बोला जा रहा है ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज को भी और ज्यादा डेवलप करना होगा और उसको फंड करना होगा। मैं यहाँ पर ग्रीन एनर्जी वाली बात पे एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे जैसे पेट्रोल का दाम आया या डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई या कुछ घटवाली हुई उसमें, तो मैं उसको ट्वीट कर देता हूँ, तो लोग कमेंट में आते हैं कि बेटर यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेटर टू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम ऐसे देश में हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन पाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खुद घर में चार्ज कर पाना सस्ती बिजली पर एक बहुत दूर की कौड़ी है, हमें यह मानना होगा। सरकार पुश कर रही है, कई राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपने फ्लीट को एक्सचेंज कर रही हैं, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार हैं? हम तैयार होंगे, नरेंद्र जी हो सकता है आप तैयार हो, हमारे और आपके 10-12 दोस्त हो सकता है तैयार हो, लेकिन गांव में जो बंदा रोज सुबह के निकल के हमारी सोसाइटी में आके दूध बांटने जाता है, एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी पे बाल्टे टांग के जाता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार है? या हमारे घरों में काम कर रहे लोग या गांव में का किसान जिसको मंडी जाना है, हर रविवार शनिवार को मंडी जाना है, उसको वहां पे सामान बेचने जाना है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार है? मतलब खबरें, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन उतना मुस्तैद है कि गांवों तक ये पहुंच सके? बहुत अच्छा प्रश्न है, और उसमें मुझे 2 या 3 बातें कहनी है। बिल्कुल, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली प्राइसिंग का मसला है, और ये जरूरत की एक तरह से वस्तु भी हो गई है, तेल या एलपीजी, तो उसमें उसका प्राइसिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो सब्जी की या आम चीज जो जरूरत की वस्तुएं और सेवाएं हैं उस पर उसका असर होता है, और इस कारण से बहुत मुश्किल हो गया है।
ये बात सही है कि ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हम बार बार कहते रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा। अब अभी बिल्कुल ये महंगा है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से आपसे सहमत हूँ कि 1-2 साल की बात नहीं है। ये मुझे लगता है 5, 7, 10 साल की प्लानिंग में होगा। और उसमें मैं जरूर कहूंगा कि अभी यदि हम पेट्रोल और डीजल में जो जितना हम डिस्करेज प्राइवेट व्हीकल को कर पाए और पब्लिक व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर पाए, वो उसका विकल्प होगा साथ। मैं उसको यदि और सिंपल शब्दों में अपने दर्शकों से बात करूं सिद्धांत, तो उसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो चलो डेवलप होता रहेगा, ग्रीन एनर्जी भी उस पर होती रहेगी, लेकिन हाल फिलहाल में तो ये है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए सब्सिडी जो है उसको देना होगा, प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा। और साथ में पैरेलली एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है क्रिएट करना पड़ेगा, जो छोड़ दिया है सरकारों ने, और खासकर इस सरकार ने भी वो छोड़ा है, उसको ठीक करना होगा। उसके यदि वो ठीक होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकारी बसें हैं, जो जो रेलवे सिस्टम है, उसको दुरुस्त करना होगा। और उसको यदि हम जो सरकार गलत कर रही है कि दोबारा वो प्राइवेट हाथों में दे रही है, इसको और मैं एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। दिल्ली का जी एग्जांपल है, जरूर। लेकिन और शहरों में भी ये गांव में भी एग्जांपल समझ आ सकता है, उदाहरण। देखिए, एक टाइम डीटीसी थी, टीटीसी दिल्ली में थी, और उस टाइम जो थी वो गवर्नमेंट की थी। हाँ, और उसके बाद उसको बीच में जो है 90s में प्राइवेट किया गया। और उस टाइम जो है धीरे धीरे वो किस तरह से कंडम हुआ, कभी भी वो रोड पे खड़े हो जाते थे, रेड लाइन उसको कहते थे, और किस तरह से रोड पे कभी खड़े हो जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट उसके बढ़ गए। उस लेवल पे जब कॉमनवेल्थ गेम आने लगे बीच में, जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, तो उसमें लोगों को लगा कि नहीं नहीं, प्राइवेट ये जो कैरियर है या पब्लिक जो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो दोबारा से दिल्ली सरकार ने उसको जो है वो पब्लिक किया, और रिलेटिवली अभी बेहतर है। मैं नहीं कहूँगा बहुत बेहतर है दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बेहतर है। और उससे ये समझ आता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी भी मेट्रो को लोग यूज कर रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ टीटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो को भी यूज कर रहे हैं, जिसमें कि एक लेवल पे यदि उसको पब्लिकली डेवलप किया जाए या पब्लिक सेक्टर में उसको डेवलप किया जाए, तो हम इतना सारा खर्च, इतना सारा पेट्रोल जो हम प्राइवेट सेक्टर में अननेसेसरली, जो आपने शुरू में बात की कि देखिए कि दिवाली के टाइम में खासकर दिल्ली में या इस तरह के शहरों में या नॉर्थन इंडिया में इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, उसका कारण जो है वो एक तरह से प्राइवेट व्हीकल भी उसका कारण है। ये बात सही है कि दिवाली में क्रैकर्स लोग उतना यूज किए, और जो कॉमन सिस्टम होना चाहिए था या एक समाज के लिए या प्रकृति को बचाने के जो तरीके होने चाहिए, तो उसमें और प्रयास हमें करने होंगे। लेकिन नेटसल में ये बात करूंगा कि आप ये कह रहे थे कि सही में कि ग्रीन एनर्जी के लिए अब एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन सरकार यदि इस टाइम में जो हमें समझ आ रहा है इस इकोनॉमिक्स में या ऑयल की पॉलिटिक्स में या इकोनॉमिक्स में, उसमें मुझे लगता है कि सार्वजनिक निगम, सरकारी निगम जो है परिवहन क्षेत्र में, वो उसका बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसपे कि सरकारों को काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर, राज्य सरकारें इतना वैट उठाती हैं और केंद्र सरकार आपका एक्साइज ड्यूटी उठाती हैं। मैं थोड़ा अगर आंकड़ा यहाँ पे ड्रॉप करूं, एक ब्रेकअप जो है अगर उसको देना चाहूं आपको, तो अगर पेट्रोल के उससे बात करूं, क्योंकि पेट्रोल लोगों को ज्यादा समझ में आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाइक लेकर चलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अब पेट्रोल में का जो एक पेट्रोल का दाम मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसका 65 से 70% टैक्स है उसमें क्यों? बिल्कुल। अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें 65 से 70% केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों का टैक्स है। ठीक है, मैं मानता हूं कि सरकार को पैसा चाहिए, राज्य सरकारों को भी पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, मंत्रालय चलाने हैं, देश चलाने हैं, सरकार के अपने भी बहुत खर्चे हैं, बेजा किस्म के खर्चे हैं। बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनका कोई काम नहीं, उनको मंत्रालयों को बंद होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सरकार को चलाना है, तो उन मंत्रालयों के लिए पैसा चाहिए, सरकारी खजाने के लिए पैसा चाहिए, राज्य सरकारों को तमाम योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, तो टैक्स से ही आएगा। 70%, 65 से 70% टैक्स फिर भी समझ में नहीं आता। आप उसको ब्रेक कर दीजिए तो लगभग आधे पे बटे हुए हैं राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे से। क्या अभी भी गुंजाइश है? मतलब ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये एक हम एक प्लानिंग के फेज में बात कर रहे हैं नरेंद्र जी,
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त कीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट कंपनियां हैं उसको और पब्लिक सेक्टर में लेके जाएं। लेकिन क्या अभी भी गुंजाइश है कि सरकारें और कट करें और दाम को और पुल करके नीचे लेकर आए? अगर सरकारों की बात करें, हम ऑयल मार्केट की बात बाद में करेंगे। बिल्कुल, मतलब इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि अभी यदि शॉर्ट टर्म में प्रेजेंट सोल्यूशन जो लेना है, तो हम तो खर्चा पानी में इतने दिनों से बात कर ही रहे थे कि यदि 50% टैक्स जो है उसमें से 100 में से 32 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है एक्साइज ड्यूटी के रूप में, उत्पाद शुल्क के रूप में, और उसमें से 18 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है वैट के थ्रू जो है पेट्रोल पे। तो जाहिर सी बात है कि वो इस टाइम जब कोविड-19 पैंडेमिक में ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का जब लिया गया, जब जो है हालत खराब होगी और उनको जो है कहीं ना कहीं लॉस हुआ या वो हारे इस ये जो अभी इलेक्शन हुए, तो हम जब एक इकोनॉमिक्स ये कह रहे थे या जनरल जो है आम पब्लिक जो त्राही त्राही कर रहे थे, तो उस टाइम उनको एक्शन लेना चाहिए था। एक बात तो ये है, और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें यदि प्राइसेस हाई होते हैं तो उस पर गवर्नमेंट को दोनों को एक्ट करना चाहिए। अभी तो सिर्फ 5 रुपए और ये 10 रुपए की बात है, मुझे लगता है और ज्यादा गिराए जाने चाहिए, या हमें समझना होगा यदि इसको और ब्रेकअप करे जो आप कह रहे हैं। 32 रुपए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, 5 रुपए उसमें से पेट्रोल के कीमत को गिरा रही है, उसको और गिराया जाए। क्यों ना वो जो है 10 रुपए हो और 5 रुपए 10 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उस पर करे। एक तो सोल्यूशन ये उसका हो सकता है। दूसरा इसमें पॉलिटिक्स है जो हम बात करते रहे हैं, और खर्चा पानी में बात हुई भी थी दर्शकों से और हमारे और भी एक्सपर्ट इस पे बात करते रहे हैं कि जीएसटी पे जो लाने की बात है, जीएसटी देखिए विश्वास होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और हमने ये देखा है और ये हम नोटिस भी कर रहे हैं बीइंग इकोनॉमिक्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, और जीएसटी को जिस तरीके से 4 साल पहले इम्प्लीमेंट किया गया वो बहुत ही मिस जजमेंट में था और बहुत ही गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें स्टेट की बहुत ज्यादा रजामंदी या उस पर डिस्कशन नहीं हुई। उससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है उसमें लॉस हुआ है। उसके अलावा रेवेन्यू लॉस के अलावा जीएसटी का जो शेयर है स्टेट का वो कम आ रहा है, बार बार कम 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 उसको दे रहे हैं। ये मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंटर का एक कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम फेडरल स्ट्रक्चर को जो है डेंट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। और जो इस गवर्नमेंट ने किया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार जो है फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। और उसी के तहत मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अननेसेसरली दोबारा अब जो है ये बात चल रही है कि जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी लाया जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट से बात करनी होगी, उनको विश्वास में लेना होगा, जो कि उसमें वो फेल हो गए हैं। और उसके तहत मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ पॉलिसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो ये है कि सेंटर और स्टेट जब इतना सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू जिनका हो रहा है, उसमें क्यों ना कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इम्प्रूव किया जाए, जिसको कि डिसमेंटल कर रही है सरकार ये। वो डिसमेंटल के तरीके से और चीजें बिगड़ रही हैं। आप जब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा एक्सपेंड करेंगे और उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, तो महंगा भी होगा और वो पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। दोनों चीजें खराब हो रही है, महंगी भी हो रही है, पोल्यूशन भी हो रही है। तो उससे सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, या ऐसे ही होता है विकसित देशों में भी, या जिनका मानव सूचकांक अच्छा है, मानव विकास सूचकांक, उनमें इस तरह की जो सेक्टर है, खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंटर है। लेकिन ये गवर्नमेंट बार बार इससे हाथ खींच रही है और पीछे कर रही है और छोड़ रही है, जिसमें कि हम पहले भी बात करते रहे हैं, जैसे एयर इंडिया की बात है या रेलवे की बात है। सेम जो है ये स्टेट पहले सेंटर को, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा कि सेंटर जैसे ही एक्शन लेती है, जैसे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी गिराई पेट्रोल और डीजल पे, वैसे ही दूसरा एक्शन जो है उसी अगले दिन, इवन उसी दिन जो है स्टेट ने एक्शन लिया। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आएगा, तो फेडरल स्ट्रक्चर में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसका कोऑर्डिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट से होता है। तो यानी रेड कट में और गुंजाइश है इसमें मिला जुला के। चलिए रेड कट में गुंजाइश को थोड़ा सा और हम ब्रेक डाउन करते हैं आप लोगों के लिए। थोड़े से आंकड़े नरेंद्र जी इसमें यहाँ पर मैं पुट करना चाहता हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड उस खबर को लिखा है। इस खबर को मैं अगर इस खबर के बहाने से बताऊं तो पिछले साल एक्साइज ड्यूटी में जो केंद्र सरकार पेट्रोल से कलेक्ट करती है, पिछले साल 19 रुपए 98 पैसे पर लीटर से बढ़ा के इसको 32 रुपए 90 पैसे किया गया। 19 रुपए 98 पैसे से 32 रुपए 90 पैसे किया गया।
मतलब मिला जुला के 5 मई 2020 से लेकर अब तक के समय में पेट्रोल में 37 रुपए 38 पैसे की बढ़ोतरी इधर उधर देखी जा चुकी है। डीजल के रेट में लगभग 28 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये प्राइस इंक्रीज जो है, जब आप इसको सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार के पास एक रटा रटाया सा जवाब है। कहते हैं कि यूपीए ने अपने कार्यकाल में ऑयल बॉन्ड जारी किया था, ऑयल बॉन्ड का भुगतान करने की वजह से हमें ये चोट सहनी पड़ रही है, गोया हम इसके लिए जिम्मेदार हों। जाहिर सी बात है, यूपीए ने ऑयल बॉन्ड उठाए थे जिसका प्रिंसिपल 3,500 करोड़ का पे किया जा चुका है, खबरों के माध्यम से बताऊं तो, और लगभग 1.3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए ये पे किए जाने हैं। लेकिन सरकार का तो एक्साइज कलेक्शन इससे बहुत ज्यादा है। एक्साइज कलेक्शन का डेटा देखिए तो इस साल के 2021 के पूरे फिस्कल ईयर में सरकार ने 3.89 लाख करोड़ रुपए कमाए एक्साइज कलेक्शन से, और 19 और 20 में ये था 2.3 लाख करोड़। मतलब ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस के हैं, उनका आंकड़ा है। सरकार तो जितना ऑयल बॉन्ड के रूप में पे करना है उसका 4 गुना 5 गुना तो कमा ही चुकी है, और 2021 में 33% को इंक्रीज कर लीजिए तो इस साल के 6 महीने की कमाई आ चुकी है। तो और सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी, अगर सरकार ऑयल बॉन्ड को दोष दे रही है तो सरकार फिर ऑयल बॉन्ड को दोष दे क्यों रही है, और दूसरी समय एक्साइज ड्यूटी में कटौती क्यों कर रही है? अच्छा कि आपने डेटा वो किया, मेरे पास जो डेटा था और आपने उसको एलैबोरेट कर दिया जिससे कि दर्शक बोर भी नहीं होंगे और मिलता कि और एनालिसिस हम बेहतर दर्शक समझा पाएंगे हम कम समय में। सही बात है कि देखिए यूपीए के टाइम में भी ये चैलेंज आया था कि जब वो डीरेगुलेशन किया गया, जो यूपीए की भी उसमें प्रॉब्लम थी, मतलब उसको हम नजरअंदाज, और वो डीरेगुलेशन है कि नहीं, इस पर भी संदेह होता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम जो है इतना डीरेगुलेट होके भी हम बॉन्ड इशू करेंगे और उसके थ्रू प्राइसिंग को कंट्रोल करेंगे, तो जितना कंपनी को हम सपोर्ट कर पाए, जिससे कि जितना भी इंटरनेशनल प्राइस, हाँ बिल्कुल, उससे जो है प्राइसेस ज्यादा अप ना हो या उसमें प्राइस हाइक ना हो। तो और उसमें ब्लेम करने की तो बात ही नहीं है। और आपने अच्छा डेटा दिया, जब 4 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से सेंट्रल गवर्नमेंट को आ रहा है, अब एक साल में कमा चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और उसमें से क्या, मतलब मैं ऑन एवरेज देख रहा हूँ उस डेटा को कि आपको 23-24 में कितना देना है, उसका जो जितना 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है बॉन्ड का, उसमें से 31,000 करोड़ रुपए जो है वो देना है 23-24 में, 52 लाख या 53 लाख करोड़ रुपए देना है आपको 24-25 में, और 52 करोड़ होगा, 1000 करोड़ होगा, बिल्कुल 52,860 करोड़ रुपया वो देना है। मतलब मिला के टोटल 1.3 लाख करोड़ जो है वो वापस करना है। तो उसमें इतना, और बताइए आप 4 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं लगभग, और आप 1 लाख करोड़ रुपए लिए, वो भी 5 साल में आपको देना था, उसमें भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक बहाना है, उसमें बहाने में मेनली ये आम जनता जो है वो पिस रही है और कुछ नहीं है, जस्ट एक पॉलिटिकल गेम है। और यदि इकोनॉमिक्स को, इसको क्लियर इकोनॉमिक्स को हम समझें तो ये हजारों का जो खर्चा है ऑयल बॉन्ड के कारण, जिससे प्राइसेस हमारे लो हुए थे, तो ये इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी गवर्नमेंट ये भी यूज कर सकती है, लेकिन इसका बहाना नहीं ले सकते कि आप बहाना क्या, क्लियरली इकोनॉमिक्स क्लियरली डेटा बता रहा है कि आप 3-4 लाख करोड़ रुपए अभी कमा रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक में, और आपको एक साल में कुछ हजार, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपया देना है, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और ये बहाना नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहेंगे जब इतना लाख करोड़ रुपया कमाया जा रहा है एक्साइज ड्यूटी द्वारा या जीएसटी द्वारा, तो जनता को और राहत देनी होगी, क्योंकि अभी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नहीं है, ये एलपीजी के नहीं है, जो खाने की चीजें हैं, खासकर जो खाद्य तेल है, उसके प्राइसेस जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। चलिए इसमें एक आखिरी सवाल पुट करते हैं, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। पता है भारत में चुनाव का मौसम आता है तो आपको एक अभूतपूर्व किस्म की महंगाई से अभूतपूर्व किस्म की राहत देखने को मिलती है। आपके तेल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाते हैं। मुझे याद है 2009 लोकसभा चुनाव के समय, नरेंद्र जी आपको तो याद ही होगा, पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए की कटौती हुई थी। उस समय डीरेगुलेटेड नहीं था, और तो ये ऐसी राहत देखने को मिलती है चुनावी मौसम में।
ये जो हालिया राहत है ये कितने दिनों तक सस्टेनेबल है? 2 मिनट में बताएं तो फिर अगले टॉपिक पे चलें। कितने दिनों तक टिकेगी, या टिकेगी कि नहीं टिकेगी, कैसी? मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम दिनों की राहत है, ईमानदारी से मैं बोलूँ, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि बार बार ये तो बहाना, और इवन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल भी बोल रहे हैं, मैं देख रहा था न्यूज में, कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट से गाइड हो रहे हैं और आप टस से मस नहीं हो रहे हैं एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए, क्योंकि आपका एजेंडा तो ये है कि इसको पूरा डीरेगुलेट करके और जो है प्राइसिंग जो है मार्केट कंट्रोल करे, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से आने वाले में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी इसका जवाब यही होगा कि हायर प्राइस होंगे, और बड़ी बात नहीं, आने वाले साल में 150 से 200 जो है रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल हो, यदि गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रही और इस तरह की गवर्नमेंट रही तो। चलिए, तो सरकार को अपना रवैया बदलना होगा, थोड़ा सा और सहिष्णु होना होगा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवा कर चलते हैं। जिस चीज की ढुलाई करते हैं आप डीजल भरवा के अपने ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, उस चीज के दाम भी इस पूरी प्राइसिंग मैकेनिज्म पे निर्भर करता है। डीजल महंगा होगा तो ढुलाई महंगी होगी और सामान का दाम ज्यादा होगा। इस वजह से चीजें थोड़ी सी बदलती हैं। हम एक चेन रिएक्शन के फेज में जीते हैं, जहां पे सब चीजें कमोबेश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। 8 नवंबर 2016 शाम के समय सबकी टीवी पे और मोबाइल फोन पे, यूट्यूब वगैरह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश आने लगा। उन्होंने कहा कि जो 500 और 1000 के लीगल टेंडर, ये जो टेंडर है वो आज रात से मान्य नहीं होंगे। अब सरकार नए नोट जारी करेगी। इसको कहा गया नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के इवेंट के 5 साल बीतने को हैं। 8 नवंबर को भी 5 साल आ जाएंगे। और आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ पे कोट की खबर को कोट कर रहा हूं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 4 नवंबर 2016 से लगाया 8 अक्टूबर 2021 तक के का समय में नरेंद्र जी, मार्केट में जो कैश उपलब्ध है, लोगों के हाथों में जो कैश उपलब्ध है, उसमें लगभग 57% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब 4 नवंबर को लगभग 18 लाख करोड़ रुपए कैश था मार्केट में। ये नोटबंदी के 4 दिन पहले की घटना है। और इस समय जब हम 5वें साल में आ रहे हैं और नोटबंदी की बरसी के 1 महीने पहले लोगों के हाथ में 28.3 लाख करोड़ रुपए का कैश है। उसमें बढ़ोतरी हुई है लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए की। तो क्या है ये मसला, क्या है? आरबीआई का डेटा है, क्या है मतलब कितना कैश कैसे बढ़ गया इतना? क्या लोग अभी भी कैश को खर्च करना ज्यादा मुफीद समझ रहे हैं? मतलब पिक्चर क्या है? पहले तो ये 5 साल हो गए हैं, हाँ, इस नोटबंदी को, और किस तरह से गरीब लोग जो है बेहाल हुए थे और खराब उनकी हालत हुई थी, बेरोजगारी और पैसे की किल्लत, और उसी को डेटा को रिफ्लेक्ट करते हुए यदि हम याद करें, और ये अच्छी रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसको आप समझ सकते हैं कि देखिए, जब नवंबर 8 2016 को ये इम्प्लीमेंट किया गया नोटबंदी, तो उस टाइम हमारे पास जो कैश इन हैंड कैश था, लोग कैश यूज कर रहे थे, करेंसी जो यूज कर रही थी, वो 18 लाख करोड़ रुपए था। 18 लाख करोड़ रुपया नवंबर 4 तारीख को था 2016। कैश इन सर्कुलेशन, हाँ, कैश जो था लोगों के पास, है कैश इन सर्कुलेशन, नकदी जिसको कहते हैं हिंदी में। हाँ नकदी, बिल्कुल। वो 18 लाख करोड़ रुपए थे नवंबर 4 को। और याद रखना होगा, हमें दर्शकों को याद ही होगा, 8 नवंबर 2016 को वो नोटबंदी नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो इम्प्लीमेंट हुई। उसी का इम्पैक्ट हुआ कि कैश जो है लोगों की वो बुरा हाल हो गया, और उसी को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपया जनवरी 2017 में रह गया था लोगों के पास, मतलब हाथ में यूज करने के लिए, कि जो नोटबंदी से पहले 4 दिन पहले 18 लाख करोड़ रुपया था पूरे भारत में, वो उसको कितना हो गया था, 8 लाख करोड़ रुपया, मतलब 10 लाख करोड़ जो है वो गायब हो गया था मार्केट से। इतनी हालत खराब हुई थी, हमें मालूम है कैसे बैंकों में लगे, कितनी मौतें हुई, किस तरह से फेल हुआ सिस्टम। उसी में ये गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम पेटीएम, हम जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाएंगे, और हम जो है कैशलेस की इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है सिद्धांत, कि आज जो आप डेटा दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आपने डेटा दिया, कि देखिए जो नवंबर 4 2016 को 18 लाख करोड़ रुपया था, आज जो है जो रिपोर्ट आ रही है आरबीआई की अक्टूबर 2021 की, उसमें जो है
ये डेटा ये बता रहा है कि 28 लाख करोड़ रुपए जो है इस टाइम जो है लोगों के हाथ में है। इसका मतलब ये कह रही है आरबीआई रिपोर्ट कि जो हमारा नोटबंदी से पहले जो स्थिति थी 18 लाख करोड़ रुपए की, अब वो 28 लाख करोड़ रुपया हो गया लोगों में आज। हाँ, अक्टूबर 8 2021 की बात है। और उसी को आप कह रहे हैं कि वो लगभग 57-58% इंक्रीज हुआ है। तो प्री जो या क्या कहेंगे नोटबंदी से पहले की जो स्थिति थी उससे जो है 58% ज्यादा हो चुका है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो 28 लाख 28 या कहते हैं 28, हाँ 28.30, हाँ 28.30 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हो गया है। तो इसी को कह रहे हैं हम कि 28,30,000 करोड़, बिल्कुल 28 लाख 30,000। 28, हाँ 28.30 लाख करोड़। हाँ सॉरी, थोड़ा हिंदी में इसको मैं कोई बात नहीं सर, कोई याद हो जाती है ना, तो इसलिए मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करने में, तो वही 28.30 लाख करोड़ रुपए था। अब हो गया है हमारे पास, और जो कि नोटबंदी से पहले सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपया था। नहीं तो यानी क्या कहने का मतलब है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट ने उस टाइम की थी, और कितना जो है ट्रांजैक्शन की अभी जो है समझ आ रही है कि ये जो बोला जा रहा था कि कैशलेस और हम तो डिजिटाइज कर देंगे इकोनॉमी को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इकोनॉमी जो है अभी भी कैश पे ही निर्भर है। और उसका कारण मैं ये भी कह सकता हूँ, लास्ट में जोड़ सकता हूँ कि बताइए यदि 58% इंक्रीज हो रहा है, अब क्या बताइए आप, जो प्री कोविड-19 पैंडेमिक टाइम में जो 18 लाख करोड़ रुपया यूज हो रहा था उसको बर्बाद कर दिया था, 8 लाख करोड़ रुपया ले आए थे, और अब देखिए दोबारा वो रिवाइव हो गया इकोनॉमी, और 28 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों के हाथ में है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई डिजिटाइज भी नहीं हुआ है, या डिजिटल होना मुश्किल है, या उसको कैशलेस होना मुश्किल है। और उस हकीकत को हमें समझाना होगा। दर्शक को पता है, दर्शक हमारे जानते हैं, लेकिन मैं दोबारा उसको एक तरह से समझा दूं, जो दर्शक हमारे समझ नहीं पा रहे हैं, या उसको डिटेल बताऊं। देखिए, हम पहले भी ये खर्चा पानी में बात करते रहे हैं। जब भारत का 90 से 95% तबका वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है या रहता है, चाहे वो रूरल एरियाज है, जो गाँव हैं या छोटे कस्बे हैं, उनके पास कहाँ स्मार्टफोन है सिद्धांत? उनके पास कहाँ इंटरनेट है? वो कहाँ से पेटीएम की ट्रांजेक्शन करेंगे? कहाँ से उनको जो नहीं, अगर इंटरनेट, है भी तो भी। तो सही में है भी तो पेटीएम कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको यूज कैसे करना है? एजुकेशन का इशू है, कितने लिटरेट हैं लोग अभी। तो ये तो मतलब टोटली ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम 5 साल बाद यदि डिमोनेटाइजेशन को समझ रहे हैं, या जो समझ जा चुका है, काफी अर्थशास्त्री या पॉलिसी मेकर्स जो है बोल चुके हैं कि बिल्कुल ही फेल्ड सिस्टम जो है, या फेल्ड पॉलिसी मेकिंग रही है, ये पॉलिसी इनिशिएटिव इस सरकार द्वारा। नहीं, मैं यहाँ पर यही मेरी जिज्ञासा भी थी नरेंद्र जी, कि हम लोग तो मैं ही अपने अगर पर्सनल एग्जांपल से बताऊं तो मेरे पास कैश लगभग लगभग नहीं होता है। कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है कैश रखने की जेब में। बहुत हुआ कुछ फुटकर आपके पास है तो है, वरना सारा काम मोबाइल से स्कैन करके चल जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ जो छोटे दुकानदार हैं सामान बेचने वाले, तो वो जो अब उनके यहाँ जो क्यूआर कोड होता है स्कैन करने वाला, वो अक्सर नीचे रखते हैं। वो नीचे रखते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो देंगे, अदरवाइज वो बोलते हैं कि सर हमको कैश ही दे दीजिए, क्योंकि हमारे बैंक में जाएगा, फिर हमको हमारी पार्टी है, पेमेंट करना है, गांव से माल आ रहा है, वो हमसे बैंक से पैसा नहीं लेगा, फिर हमको एटीएम से जाके पैसा निकालना होगा, इसलिए हम गल्ले से ही कारोबार कर लेते हैं। आप देखिए कि जो लोग सब्जी बेचते हैं सड़क के किनारे, ये मतलब ये महानगर की चिंता से, महानगर में लगने वाले फ्ली मार्केट से, शनि बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार नहीं, महानगरों के बाहर थोड़ा चले, गांवों में सब्जियों की रेडी पटरी, जो गांवों के शाम वाले बाजार होते हैं अक्सर रोज जो लगते हैं, वहां पे कहाँ आप क्यूआर कोड ढूंढते फिरें? वहां पे आप नहीं ढूंढ सकते। स्मार्टफोन है लोगों के पास, लोगों के पास नेटवर्क भी मान लीजिए 4G भी आ रहा है, तब भी वो सिस्टम पे बहुत भरोसा नहीं बना पाए हैं ना अपना, कि वो वहां पे कैशलेस ट्रांजेक्शन करें अपना। और अगर नोटबंदी की बात करें, तो नोटबंदी में तो ये हमने सरकार ने तो ये बाद में डिजिटाइजेशन से कैशलेस इकोनॉमी का एक नारा दिया। नोटबंदी का तो ये था कि कैश इन सर्कुलेशन, जो भी काला धन रखा हुआ है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सरकार ने कोशिश की कि वो काला धन अब बर्बाद हो सकता है, अब के बाद जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो दिक्कत की बात है। लेकिन अब हम ज्यादा कैश देख रहे हैं मार्केट में, तो क्या कैशलेसनेस अभी भी एक ड्रीम है जो मतलब अभी तक नहीं हम पा सके हैं? और क्या ये रिपोर्ट नोटबंदी के डिमोनेटाइजेशन के एक और फेलियर का मार्कर है, फेलियर का एक और मार्कर है?
बिल्कुल सिद्धांत, अगेन मैं पहले जो खर्चा पाने के एपिसोड है उसी तरह रेफरेंस दे रहा हूँ, जो एसबीआई जी। की आप रिपोर्ट जो डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्मलाइजेशन हुआ सेक्टर का। तो ये बात सही है कि कुछ जो शहरी लोग हैं या थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, वो थोड़े बहुत जो हैं इलिटरेट या थोड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो हैं, वो पेटीएम या गूगल पे या डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो ये डेटा है, जो ये आंकड़ा है, ये बता रहा है कि अभी 28 लाख करोड़ रुपए जो लोग जो है अभी भी कैश इन हैंड में काम कर रहे हैं। उससे ये प्रूव हो रहा है कि अभी भी, और उसकी हकीकत है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं इसको रेफरेंस को इसे कह रहा हूँ कि जब 90 से 95% लोग जो हैं हमारे असंगठित क्षेत्र में हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो सारे एजुकेटेड हैं, सभी लोगों को जो है प्रॉपर जॉब मिली हुई है और आराम से जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इसकी कि सरकार ने ये एक तरह से गलती कर दी थी कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को डैमेज किया था, उसको नष्ट किया था, उसको यूज नहीं किया था। वो था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपने कंसल्टेशन में रखा ही नहीं, या वो अल्टीमेटली जब आप, मतलब मैं ये कहूँ कि काला धन जो है वो कंसेप्चुअली समझ नहीं पाई सरकार। काला धन जो है वो बेसिकली, मैं उसको थोड़ा सा आसान जी। अर्थशास्त्र में बताने की कोशिश करता हूँ। सरकार को लगा कि वो सारे पोर्टलियों में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं स्टॉक नहीं है, वो कहीं रखा हुआ नहीं था काला धन, वो फ्लो है, फ्लो में प्रवाह है। वो अधिकतर तो रोज रोज ऑफशोर की, पड़ा है। क्या क्या चीज कह रहे हैं आप? अधिकतर तो ऑफशोर पड़ा है। बिल्कुल ऑफशोर में पड़ा हुआ है, या रोज रोज की ट्रांजेक्शन होती है, रोज जो है उसका काला धन जो है बनता है। वो ऐसा नहीं वो एक दिन में बना हुआ है और उससे सारी चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। तो जब आप जो संगठन चल रहे हैं, जो जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, हाँ, उनको आप नहीं सुनेंगे और आप जबरदस्ती अपने आप कहीं पे भी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक्स है, और मैं हिस्ट्री में यदि अननेसेसरी उसमें टांग अपना अड़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं ज्यादा संभावना है कि मैं वहां फेल होऊंगा। तो इसीलिए जब आरबीआई यहाँ पे था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, तो उसमें और लोगों को उसमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए, इसलिए गलती हुई। यदि आरबीआई को काम करने देते, और यदि सच में जो आप बिल्कुल रेफरेंस दे रहे हैं कि काले धन को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या करप्शन को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें रीजन था पहले कि ये फ्लो है, प्रवाह है, उसमें कारण क्या है उसके, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। जिसमें आप कह रहे हैं कि जो ऑफ शोर में जो पैसा है 300 लोगों का आया, जो है पंडोरा पेपर में वही तो बातें आ रही हैं, है ना? तो उन चीजों पे काम करना था, जो कि डिटेल है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज यदि 5 साल हो रहे हैं नवंबर 8 को 2021 में, जो 2016 8 नवंबर को जो पॉलिसी लाई गई है, तो अच्छा है कि इस बहाने हम दर्शकों से और बात कर पाए कि इस तरह की पॉलिसी, आप यदि करप्शन को सच में आप या इस तरह की चीजें सुधार करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में, तो जो एक्सपर्ट है उनके, या जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है उनको काम करने दीजिए, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, मतलब एक संवैधानिक तरीके से उनको काम करने दीजिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता के बाद वो बने हैं, उनको बनाया गया है। उसको यदि हम लोग नष्ट करेंगे, उनको उनके रोल को आप कम करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और डिटेल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये अननेसेसरली हस्तक्षेप होगा और उसको कमजोर करने की कोशिश होगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। अब मिलेंगे सोमवार को नए एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ। हो सकता है इन्हीं टॉपिक पे कोई फॉलो अप आए तो उसको करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम सही सवाल पूछें, हम इस दिशा में बात करें कि शायद हमारे लिए, आपके लिए, हमारे आपके खर्चा पानी के लिए सही कदम उठाए जाएं लॉ मेकर्स द्वारा, रेगुलेटर्स द्वारा, कि हमारा और आपका अर्थशास्त्र न बिगड़े, हमारा और आपका घर चलता रहे, खाना मिलता रहे, बैंकों में थोड़ा सा पैसा भी बना रहे, थोड़ी सेविंग भी बची रहे, लोगों के हाथ में भी पैसा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।